जय हिंद साथियों। कैसे हो सब आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका साथी AK खत्री। तो हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक पढ़ रहे थे, हमारा राजस्थान। हमने लोक देवता पढ़ लिए, फिर प्रमुख जो संत थे उनके बारे में चर्चा करी। उम्मीद है इनको पढ़ के आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन सही करोगे और अपना अच्छा स्कोर आप हासिल करोगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के प्रमुख सूरवीर हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, शहीद हैं, और जिनका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, कई बार क्या हर बार आता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको भीड़ से अलग होकर पढ़ना है। जो सब कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप देखना किसी भी लाइब्रेरी में जाके जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास क्या मिलेगी? आपको गाइड मिलेगी। लेकिन इन किताबों को कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो भीड़ से अलग चलता है वही लास्ट में सिलेक्शन लेता है। कहते हैं ना, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। तो आपको आसान रास्ते पर नहीं चलना। ये किताबें पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट काम है, इतना इजी काम नहीं है ना। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं बता रहा हूँ ये किताबें सबसे इजी है, एकदम इजी किताबें हैं ये। आप आराम से थोड़ा पढ़ के, कम पढ़ के, इन्हें बार बार पढ़ के अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हो। बार बार मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहना मेरा फर्ज है, क्योंकि अगर मेरी वजह से आपको थोड़ा भी फायदा मिले एक क्वेश्चन का भी किसी एग्जाम में, तो मेरा जीवन में सार्थक समझूंगा। आपको अच्छे से कोशिश करनी है। और कुछ लाइनों के साथ अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, जो रातों को, यानी जो रात होती है ना, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। मतलब जो रात में पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो वही लास्ट में अपनी चिंगारी को हवा देते हैं, सपनों की चिंगारी को। और लास्ट में उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। जैसे मैं मेरा बता दूं, ये सच है, कुछ ऐसी बात नहीं है। जब मैं तैयारी करता था ना, तो घर के बाहर लोग पबजी खेलते थे। पबजी गेम आपने सुना होगा। पबजी मेरे पास आवाज आती थी, वो एकदम जोश आता है ना, वो आवाज आती थी, मेरा भी मन करता था मैं भी जाऊं पबजी खेलूं। लेकिन उस टाइम मैंने वो ना खेल के इन किताबों को खेला, किताबें पढ़ी, तो आज आपके सामने हूँ, अच्छी पोस्ट पर हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप भी, जो लोग कर रहे हैं, देखो आपको जो खेल की एक्टिविटी वो करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गेमिंग वगैरह पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए जो आजकल मोबाइल में चल रहे हैं। उससे अच्छा आप इन किताबों को टाइम दो, साल भर अच्छा पढ़ लो, बाद में आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करके हम शुरू कर रहे हैं। शौर्य परंपरा के प्रतीक, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और शहीद। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान प्राचीन काल से ही स्वामी भक्ति और बलिदान की भूमि रहा है। राजस्थान पुराने टाइम से ही स्वामी भक्ति और बलिदान की भूमि रही है। यहाँ के शासकों और जनता ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टोड ने इस भूमि की वीरता को रेखांकित करते कहा है, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि ना हो। शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहां लियोनार्ड जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। ये कथन भी कई बार पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये कथन इंपोर्टेंट मान लेना है। ठीक है, पूछ लेंगे ये कथन किसका है। ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान के ऐसे ही कुछ महान शूरवीरों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों का यहाँ परिचय है, जिन्हें जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर इस भूमि के गौरव को बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और मैं सागरमल गोपा को कक्षा 9th या 8th से जान रहा हूँ। एक पार्ट लगता था सागरमल गोपा का। तो गुमान सिंह मुझे आज भी याद है, वो जेलर था गुमान सिंह, है ना। तो मैं उस टाइम से इन्हें जानता हूँ। तो अच्छा, ये एक स्वतंत्र सेनानी थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो सागरमल गोपा जैसलमेर, पूछ ले ये कहाँ के थे? जैसलमेर के। सागरमल गोपा जैसलमेर के एक लीडर और प्रजा हितैषी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने महारावल जवाहर सिंह, अब ये ध्यान रखना, जवाहर सिंह के दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने, जो महारावल जवाहर सिंह थे जैसलमेर के, उनके दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। और राजसी परिवार से संबंध होने के बावजूद इन्होंने रियासत की नौकरी ठुकरा दी। मतलब ये राजसी परिवार से थे सागरमल गोपा, फिर भी इन्होंने रियासत की नौकरी क्या कर दी? ठुकरा दी कि भाई मुझे नौकरी नहीं चाहिए। और 21 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। और 21 साल के थे खुद, तब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर दी 1920 में ही। उन्होंने देश भर के अखबारों में जैसलमेर के शासक के अत्याचारों को उजागर किया। और उन्होंने देश में जितने अखबार चल रहे हैं, तो जैसलमेर के जो शासक था ना, ये कौन? जवाहर सिंह, इनके अत्याचारों को उजागर किया, देश के सामने लाए। और नागपुर से जैसलमेर का गुंडा राज नामक एक क्रांतिकारी पुस्तक प्रकाशित करवाई। पूछी जाती है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी है? सागरमल गोपा। इसमें क्या है? इसमें जैसलमेर का जो गुंडा राज था उस पर पर लिखा है इस किताब में सागरमल गोपा ने। और ये पुस्तक प्रकाशित कहाँ से करवाई? नागपुर से करवाई, ये आपको ध्यान में रखना है।
जिसके कारण उनका राज्य में प्रवेश वर्जित हो गया। तो उन्होंने ये किताब लिखवाई, तो इनका राज्य में प्रवेश वर्जित हो गया कि आप इस राज्य में नहीं आ सकते हो। और 1941 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 1941 में क्या कर लिया, सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया, जो जैसलमेर के राजा थे उन्होंने, है ना। और जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और मिर्च लगाना, गिल्ले कोड़ों से पीटना शामिल था। और जेल में उन्हें ऐसी यातनाएं दी गई जो अमानवीय थी, मानवीय नहीं थी। शरीर पर मिर्च लगाना, गीले कोड़ों से पीटना, है ना। अत्याचार की पराकाष्ठा तब हुई जब उन्हें जेल में जिंदा जलाने के कारण 4 अप्रैल 1946 को उनकी मृत्यु होगी। और लास्ट में 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया, जिससे इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में भारत सरकार ने 1986 में सागरमल गोपा के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया। तो इनके सम्मान में भारत सरकार ने 1986 में सागरमल गोपा का चित्र है वो चित्र वाला क्या जारी किया, एक डाक टिकट जारी किया। और सागरमल राजस्थान में राजशाही के विरोध में हुए संघर्ष के एक अमर प्रतीक माने जाते हैं। तो वापस ध्यान में रखना है, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। कहाँ से, जैसलमेर से। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और मारावल कौन था जैसलमेर का उस टाइम, जवाहर सिंह, ठीक है। और इनके दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई सागरमल गोपा ने। और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और अपना सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करी और कोई नौकरी वगैरह नहीं करी। फिर इन्होंने नागपुर से एक पुस्तक निकाली, जैसलमेर का गुंडा राज। और ये पुस्तक निकाली, इस पुस्तक के कारण इनका जैसलमेर में एंट्री बंद कर दी। और 1941 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। और 4 अप्रैल 1946 को इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। फिर 1986 में भारत सरकार ने गोपा के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया था। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको और बताता हूँ। इनकी पुस्तकें, पुस्तकों का इनका क्वेश्चन आता है, तो पुस्तकों के बारे में हम चर्चा कर लें। एक तो जैसलमेर का गुंडा राज, ये हो गई, ये ध्यान में रखनी है। फिर है आज़ादी के दीवाने, कौन सी है, आज़ादी के दीवाने, ये भी गोपा की पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है कई बार, आज़ादी के दीवाने। एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, कौन सा है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तक भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक ये है ना कि जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक प्रकाशित कराई तो राज्य में प्रवेश वर्जित कर दिया। तो 2 राज्य में इनकी एंट्री बैन हो गई। एक तो जैसलमेर था ही, एक तो जैसलमेर में इनकी एंट्री नहीं थी। और दूसरा कौन सा था, दूसरा हैदराबाद। ये क्वेश्चन आया एक बार, है ना। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, दोनों राज्य में इनकी एंट्री बंद कर दी। और इनको जो 4 अप्रैल 1946 को जिंदा जलाया गया था, चलाने वाले कौन थे, गुमान सिंह। कौन थे, गुमान सिंह। मैंने शुरू में बात करी ना, ये गुमान सिंह जेलर था, ठीक है। तो इन्होंने इनको जिंदा जला दिया था, किसको, सागरमल गोपा को। और इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये डेट भी एक बार पूछिए तो 25 मई आपको याद में रखना है। 25 मई 1941 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इनकी मृत्यु की जांच हेतु एक जांच आयोग का गठन किया गया। और जांच आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, है ना। तो ये पूछ लें कि गोपा की मृत्यु की जांच है तो किस आयोग का गठन किया गया, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। तो ये चीजें आप इनकी ध्यान रख लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ। तो एक बार और देख लो, जैसलमेर से संबंधित है ये। और वो मारावल जवाहर सिंह था, 21 वर्ष की एज में असहयोग आंदोलन से इन्होंने शुरुआत कर ली। और नागपुर से इन्होंने जैसलमेर गुंडाराज एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिससे जैसलमेर और हैदराबाद में इनकी एंट्री बंद हो गई। 25 मई 1941 को इन्हें गिरफ्तार किया, बाद में अमानवीय यातनाएं दी गई, जिंदा जला दिया गुमान सिंह ने 4 अप्रैल 1946 को। बस भारत सरकार ने 1986 में इनके चित्र वाला डाक टिकट जारी किया और आयोग बना गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट को तो सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो इन्हें नहीं जानता है। तो 1893 में शाहपुरा में जन्मे। तो कहाँ से संबंधित है ये, शाहपुरा में जन्मे। कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली, क्योंकि इनके पिताजी भी, चाचा जी भी, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसलिए इनको देशभक्ति कहाँ से मिली, विरासत में मिली। पिता केसर सिंह बारट, पिता का नाम भी पूछा जाता है। चाचा जोरावर सिंह बारट, चाचा का नाम भी पूछा जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनके पिता की मान्यता थी कि अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय गुलामी को उत्पन्न करने वाले सांचे हैं। और उनके पिता का क्या मानना था कि जो अंग्रेज ये विद्यालय चला रहे हैं ये तो गुलामी उत्पन्न करने वाले सांचे हैं। अतः प्रताप सिंह को अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा संचालित वर्धमान जैन विद्यालय भेज दिया गया। तो प्रताप सिंह की शिक्षा दीक्षा हुई थी वर्धमान जैन विद्यालय, जो अर्जुन लाल शेट्टी चलाया करते थे। ठीक है, यहाँ रहकर प्रताप सिंह के मन में देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने की उत्कृष्ट भावना जागृत हुई। और जहाँ भेजा वर्धमान जैन विद्यालय में, वहाँ देश के लिए कुछ करने के लिए इनके मन में भावनाएं जागृत हुई। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड यानी लॉर्ड होर्डिंग
पर बम फेंका गया था ना कब, 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था, उसे ही बनारस कांड कहते हैं। और उसमें इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1917 ईस्वी में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दे दी। और बनारस कांड में इन्हें गिरफ्तार किया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला दिया इन पर, और 5 वर्ष की सश्रम यानी काम की सजा हुई किनको, प्रताप सिंह बारठ को। और कौन सी जेल में रखा, बरेली। जेल का नाम भी पूछा जाता है, पे से प्रताप, बे से बरोली, प फ ब, पे वाली वर्ग में ये नाम है, ध्यान रखना। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई ताकि उनसे अपने सहयोगियों का नाम पता किया जा सके, और उन्हें जेल में अमानवीय यातना दी गई कि क्यों, क्योंकि अपने सहयोगियों का यह नाम बता दे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अमानुषी की यातना के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। और अमानवीय यातनाओं के कारण 22 साल की उम्र में ही प्रताप सिंह क्या हो गए, 1918 में शहीद हो गए। 1893 में इनका जन्म हुआ और 1918 में ये शहीद हो गए देश के लिए। और हार कर क्लीवलैंड को ये कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। और जब हर चीजों की इनको सजा दे दी प्रताप सिंह बारठ को इस क्लीवलैंड ने, लेकिन लास्ट में उसको कहना पड़ा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा, इसने किसी का नाम तक नहीं लिया। इस क्लीवलैंड ने इसको कहा था प्रताप सिंह को, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। वो हर बार चाहती है कि मेरा बेटा आए, लेकिन प्रताप सिंह ने कहा मैं मेरी माँ को चुप करने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। तो ये कथन भी कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वापस देखो एक बार, इनका जन्म 1893 शाहपुरा में हुआ था, और पिता केसरी सिंह बारठ, चाचा जोरावर सिंह बारठ। और प्रताप सिंह की शिक्षा दीक्षा वर्धमान जैन विद्यालय जो अर्जुन लाल शेट्टी चलाया करते थे उनमें हुई थी। और प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड था ना, जो लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में, जो चाचा जोरावर सिंह ने फेंका था, उनके ये साथ थे। और इस संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाया और 5 वर्ष की सश्रम सजा दे दी और इन्हें बरेली जेल में रखा। कौन सी जेल में, बरेली जेल में रखा, जहां अमानवीय अत्याचार किया गया और फिर भी इन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। और लास्ट में 1918 में 22 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। तो क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युग नहीं देखा। एक माँ वाला कथन भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता दूं। तो ये लॉर्ड होर्डिंग कांड ध्यान में रखना, 1912 में होर्डिंग पर बम फेंका था जोरावर सिंह बारठ ने, उस टाइम ये भी इनके साथ थे। फिर इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास, किसे, प्रताप सिंह बारठ को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इनको कहाँ पर गिरफ्तार किया गया। आसानाडा, जोधपुर में एक स्टेशन है आसानाडा, वहां का स्टेशन मास्टर था जिसने धोखे से इनको क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। आसानाडा स्टेशन मास्टर ने इनको धोखे से पकड़ा दिया था। और ये सशस्त्र क्रांति है ना, चलो ये बाद में देखेंगे, अभी आपको ध्यान में नहीं रखनी है। इनका जन्म 24 मई 1893 को हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। और इसके अलावा वो ध्यान रखना आप, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, तो इसने कहा ना मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, एक ये। और जब ये शहीद हो गए तो केसरी सिंह बारठ ने कहा था कि भारत माँ का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, मुझे उस पर गर्व है। तो ये केसरी सिंह बारठ ने इनकी मृत्यु पर, यानी जब ये शहीद हो गए थे प्रताप सिंह बारठ, तब इनके पिता ने कहा था, ठीक है साथियों। और शहीद भी ये कहते हैं जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन ये शहीद हुए, 24 मई को ही शहीद हुए, ऐसा कहा जाता है। बाकी ये डेट आपसे नहीं पूछेंगे, खाली 1918 ध्यान में रख लेना, ठीक है साथियों। तो हमने प्रताप सिंह बारठ पढ़ा, एक बार और देख लो आप। होर्डिंग बम कांड में इनको गिरफ्तार किया गया, इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। आसानाडा जोधपुर में ये पकड़े गए थे। शाहपुरा में जन्म हुआ, पिता केसरी सिंह, चाचा जोरावर सिंह थे। अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा संचालित वर्धमान जैन महाविद्यालय यानी विद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला, 5 साल की सश्रम सजा हुई, बरेली जेल में इन्हें रखा गया। और क्लीवलैंड वहां का जेलर था, जो भी था उसने इसको यातनाएं दी और लास्ट में कहा मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। अब हम अगला देखते हैं। अब है डूंग जी जवाहर जी, तो इनके बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। अगर आपने 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ी तो इनके बारे में आपको आराम से पता होगा। तो डूंग जी जवाहर जी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शेखावटी क्षेत्र, ये कहाँ के थे, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ये शेखावटी क्षेत्र के थे। ये काका भतीजा प्रसिद्ध देशभक्त हुए। तो डूंग जी थे काका, डूंग जी थे काका किसके, जवाहर जी के, और ये था भतीजा। तो काका भतीजा बहुत प्रसिद्ध हुए थे, देशभक्त प्रसिद्ध हुए थे। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। और डूंग जी जो शेखावटी ब्रिगेड थी ना, उसमें क्या थे, रिसालेदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी
और धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। और बाद में जो अमीर लोग थे, सेठ लोग थे, साहूकार लोग थे, उनसे धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। अगर वो धन नहीं देते प्यार से तो वो डाका डाल के धन ले लेते हैं। इस धन से वे क्या करते हैं, निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते हैं। और जो धन अमीरों से लूटते हैं उनसे निर्धन व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, जो शोषित व्यक्ति है, उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। उन्होंने कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। डूंग जी के साले बेरू सिंह ने डूंग जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया और उन्हें वहां पकड़वा दिया। डूंग जी का एक साला था बेरू सिंह। कौन था? बेरू सिंह, जिन्होंने डूंग जी को अपने यहाँ पर बुलाया कि आओ आप खाना वाना खाओ, और खाने के चक्कर में इसे गिरफ्तार करवा दिया। तो देखो साले ने यह काम ऐसे ही कर दिया। तभी मुझे लग रहा है साला नाम उस टाइम आया है ना। तो कोई बात नहीं है, हमें याद रखना है। तो इन्होंने धोखा किया डूंग जी के साले ने। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने इन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। पूछा जाता है कौन सी जेल में रखा? आगरा दुर्ग में रखा इन्हें। ठीक है। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। और इनके भतीजा था कौन? जवाहर जी। डूंग जी की पत्नी ने फटकार लगाई जवाहर जी को कि तुम्हारे काका, तुम्हारे चाचा जेल में और आप यहाँ बैठे हो। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं इनको छुड़वाऊंगा। लोट या जाट अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को अंग्रेजों की कैद से छुड़ा कर लाया। और बाद में लोट या जाट था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से डूंग जी को अंग्रेजों की कैद से छुड़ा लिया था। बीकानेर के पास गढ़ीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य के फौजियों के साथ मिलकर डूंग जी जवाहर जी को और घेर लिया। पहले तो छुड़ा दिया, बाद में डूंग जी जवाहर जी को अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य के फौजियों के साथ मिलकर डूंग जी और जवाहर जी दोनों को वापस घेर लिया। डूंग जी को छलपूर्वक वापस कैद कर लिया। कैद के दौरान जोधपुर में डूंग जी का निधन हो गया। बाद में डूंग जी का निधन कहाँ पर हो गया? जोधपुर में डूंग जी का निधन हो गया था। और ये लोट है जाट है ना, ये साधु के वेश में रेकी करता था। तो मतलब जब इनको छुड़ाया गया था ना, जैसे ये डूंग जी को पहले आगरे के दुर्ग में बंद किया, तो लोट या जाट था ना, ये इन्होंने साधु के वेश में रेकी करी पहले। बाद में अपने इनके साथी थे कुछ, जैसे नाम आता है कई बार, एक आता है कर्णा मीणा। क्या आता है? कर्णा मीणा। एक है सावता नई। सावता नई, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं ना, थोड़ा ध्यान में रखना। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात करूंगा, बाकी की बात नहीं करूंगा। एक था बालू जी। तो इन तीनों के साथ, और जवाहर जी थी, इन सब के साथ मिलकर इनको जेल से छुड़वा लिया। किसको? इनको, डूंग जी को। ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। फिर डूंग जी और के बारे में आप थोड़ी चीजें और ध्यान में अगर रखना चाहो तो बता दूं। तो कुछ चीजें और है, जैसे सशस्त्र क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है डूंग जी जवाहर जी को। ठीक है, जनक। और इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये गरीबों के लोक देवता माने जाते हैं, क्योंकि गरीबों को ये पैसे देते थे, हेल्प करते थे। तो गरीबों का लोक देवता भी इन्हें माना जाता है। गरीबों का लोक देवता। इन्हें राजस्थान के रॉबिन हुड कहा जाता है। राजस्थान के रॉबिन हुड। राजस्थान के रॉबिन हुड भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। पूछ लें, नसीराबाद छावनी को कब लूटा? 18 जून 1847 को इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। किसको? नसीराबाद छावनी को लूटा था। ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और इनके बारे में, इनके अलावा तो आप क्या ध्यान रखोगे? हाँ, और एक थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि जवाहर जी को बीकानेर के रतन सिंह ने और डूंग जी को जोधपुर के तख्त सिंह ने शरण दी थी। ठीक है ना। पूछ लें इनको शरण कब दी, किसने दी? जब भी यहाँ से निकले थे ना, जेल से, आगरा से, तो जवाहर जी थे ना। जवाहर जी को तो बीकानेर का रतन सिंह था। कौन था? बीकानेर का रतन सिंह था, उसने शरण दी। और डूंग जी को जोधपुर के तख्त सिंह ने शरण दी थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। तो ये शरण वाला आपको ध्यान में रखना। जवाहर जी को तो बीकानेर के रतन सिंह ने शरण दी और डूंग जी को जोधपुर के तख्त सिंह ने शरण दी थी। ये भी क्वेश्चन आता है। और एक छावली, इनके गीत हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गाए जाते हैं। ठीक है ना। छावली, इनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं डूंग जी जवाहर जी के। पूछ लें छावली क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत है। ये आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। ठीक है। अब लोठू जी निठारवाल। ये लोठू जी, लोठे जाट एक ही है। ठीक है। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 रिंगस सीकर में हुआ था। ये ध्यान में रखना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ से संबंधित है? तो जन्म जाट परिवार में 1804 रिंगस सीकर में हुआ, जहाँ से वह वहीं के ठाकुर से अनबन के कारण अपनी बहन के पास बाठोट आ गए। वहाँ का ठाकुर था, वहाँ से ठाकुर से इनकी अनबन हो गई, तो अपनी बहन के पास कहाँ आ गए? बाठोट एक जगह है, बाठोट आ गए। या इनका संपर्क डूंग जी जवाहर जी से हुआ। पूछ लेंगे डूंग जी और जवाहर जी से इनका संपर्क कहाँ पर हुआ? बाठोट में। कहाँ पर हुआ? बाठोट में। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा के जेल में बंद कर दिया, तभी अपने साथियों के साथ, साथियों का नाम हमने पढ़ा था ना, क्या नाम था? बताओ बताओ, आप याद करो। कर्णा मीणा, सावता नई, बालू जी, ये थे। साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे। और एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे
और अदम्य साहस का परिचय देते हुए ढोंग जी को रिहा करवा लिया। देखो वो रेकी करी थी साधु के वेश में, छुड़ाने के लिए बारात लेके गए, बारात के वेश में, ठीक है। रेकी तो साधु के वेश में करी थी, कहाँ है कहाँ नहीं है, रेकी तो करनी पड़ेगी पहले, ऐसे कैसे छुड़ा सकते हैं। तो बारात के वेश में गए और बाद में इनको छुड़ा लिया। इसके बाद लोठू जी ढोंग जी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते रहे। बाद में लोठू जी ढोंग जी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में अंजाम देते रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में तो ध्यान में रखना, ये सीकर रिंगस सीकर के थे। बाद में बाठोट आ गई, बाठोट में इनका ढोंग जी जवाहर जी से संपर्क हुआ और बाद में जब इनको गिरफ्तार कर लिया, किसको, ढोंग जी को, आगरा के किले में कैद किया। तो इन्होंने साधु के वेश में रेकी करी और इनके साथी थे काना मीणा, सावता नहीं और बालू जी। तो इनके साथ मिलकर बारात के रूप में इनको छुड़ा लिया और बाद में इनके साथ ही रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, लोठू जी निठारवाल। अब है अपने विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को कौन नहीं जानता, मेरे हिसाब से सब जानते हैं ना। तो विजय सिंह पथिक हम एक बार पढ़ लेते हैं। विजय सिंह पथिक मूल नाम इनका था भूप सिंह, क्या था, भूप सिंह। इन्हें सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान भेजा गया था, लेकिन सशस्त्र क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई, ठीक है। तो बाद में ये ओछड़ी, ये गाँव है चित्तौड़, ओछड़ी, ओछड़ी गाँव है चित्तौड़ में, ओछड़ी चित्तौड़, यहाँ पर रहने लगे और बाद में यहीं पर इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया। बाद में किसान आंदोलन में ये सक्रिय हो गए, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देखो एक बार, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ग्राम गुठावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म गुठावली जिला उत्तर प्रदेश, पूछ लें, इनका संबंध बुलंदशहर यूपी से था और उनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। और कर्म भूमि कौन सी थी, राजस्थान थी। काम यहाँ इन्होंने सारा राजस्थान में किया। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक तथा संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। तो इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इनकी स्थापना करी, इसके संस्थापक थे ये। और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक पूछ ले तो भी विजय सिंह पथिक है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी, विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी, विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी, विजय सिंह पथिक ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वे चोटी के क्रांतिकारी थे जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी था। ये चोटी के क्रांतिकारी थे और बिजोलिया किसान आंदोलन से भी इनका संबंध था। और दूसरे चरण में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। पहला चरण तो साधु सीताराम दास, ऐसे दो तीन नाम और हैं, ब्रह्मदेव, फतेहकरण, चारण, ऐसा कुछ है उनका था। तो सीताराम दास का नाम आपको याद रखना है पहले चरण में। दूसरे चरण में पथिक जी का नाम याद रखना है। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजमेर में जब सशस्त्र क्रांति होनी थी 1915 में, तब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो इन्होंने 1920 में या ना 1920 में राजस्थान केसरी निकाला वर्धा महाराष्ट्र से। फिर नवीन राजस्थान इन्होंने निकाला था 1922 में अजमेर से, 1922 अजमेर में। बाद में इसका नाम चेंज करके तरुण राजस्थान कर दिया, नवीन राजस्थान का ही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने 1919 में करी थी, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय अजमेर था, बाद में वर्धा कर दिया गया, ये भी थोड़ा याद में रखना है। और उपरमाल पंच बोर्ड हमने पढ़ा 1917 में। पहला सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को, किसको बनाया था, मन्ना पटेल को उपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच चुना गया था। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें मैं आपको बता दूं, ये पूछ रखी है कई बार, तो इसलिए बतानी पड़ रही है, वरना मैं नहीं बताता। एक तो इनकी अजय मेरो, एक पुस्तक है ना, क्या नाम है, अजय मेरो, अजय मेरो। दूसरी पुस्तक इनकी है पथिक के जेल के पत्र, पथिक के जेल को पत्र है ना, पथिक के जेल को पत्र, या जेल के पत्र भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं, आपको कर देना है, ठीक है। फिर है व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अमृतलाल नायक है ना, उन्होंने कहा इनके बारे में, विजय सिंह पथिक के बारे में, कि विजय सिंह पथिक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों में आत्मसम्मान की भावना भरी। तो अमृतलाल नायक का पूछ ले आपको, इन्होंने कहा था कि विजय सिंह पथिक ऐसे आदमी थे जिन्होंने किसानों में आत्मसम्मान की भावना भरी थी, ठीक है। और गांधी जी ने भी कहा था कि बाकी सब तो बातें करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी ने भी कहा था विजय सिंह पथिक के बारे में कि बाकी सब तो बातें करते हैं, पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है, पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है, बाकी सब तो क्या करते हैं, बातें करते हैं, पथिक एक सिपाही की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, अमृतलाल नायक ने क्या कहा था,
अमृतलाल नायक ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों में आत्मसम्मान की भावनाएं भरी थी। ठीक है साथियों, अब हम आगे देख रहे हैं बाल मुकुंद बिसा। जतिन दास बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। ये देखो गांव का नाम भी ध्यान में रखना, आजकल मिलान वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है ना। तो आप, मैंने कहा ना, इस किताब का अगर फुल स्टॉप भी है, अगर कोमा भी है, डॉट भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये किताब है ना स्कूल की, इन किताबों को तो आप पूरी घोल के पी जाओ, पूरी पी जाओ, तो ये आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो इनका जन्म डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। यानी 1908 में जन्म हुआ, जब 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जन आंदोलन चल रहा था, तो बिस्सा को भी 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के, कौन से कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया? भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की, और जेल में जो राजनीतिक बंदी थे उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता था, इन्हें बुरा लगा तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल हड़ताल से बिस्सा बहुत कमजोर हो गए, और जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल से बिस्सा क्या हो गए, और कमजोर हो गए, और उनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दो चार चीजें और बता दूं जो आपको याद में रखनी है। इनकी मृत्यु की डेट पूछी गई है एक बार, तो 19 जून 1942 को उनकी मृत्यु हुई। देखो 9 जून को गिरफ्तार, 10 दिन इन्होंने भूख हड़ताल करी, तो इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। और इन्होंने 1934 में, कब, 1934 में खादी भंडार, एक तो खादी भंडार की स्थापना करी, किसने, किसकी करी? खादी भंडार। एक है चरखा संघ जोधपुर की, चरखा संघ, चरखा संघ, इन दोनों की स्थापना जोधपुर में करी थी बाल मुकुंद बिसा ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जवाहर खादी भंडार, जवाहर खादी भंडार का संबंध भी इन्हीं से है, यही खादी भंडार है ना, जवाहर खादी भंडार, ये हो गया। और इनका एक कथन है जो कई बार, अभी तक पूछा तो नहीं गया मेरे हिसाब से, भी आपको ध्यान में रखना। इन्होंने कहा था कि हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मारवाड़ में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हो जाता है। पूछ लेंगे ये कथन किसका है? बाल मुकुंद बिसा का है। तो ये मारवाड़ से संबंधित है। 1908 में जन्म हुआ था, 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जो जन आंदोलन चल रहा था, तो इन्हें 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। ठीक है साथियों, तो ये थे बाल मुकुंद बिसा। अब करंट के कुछ टॉपिक्स है, इनको हम भी देख लेते हैं एक बार। तो करंट का टॉपिक, शहीद मेजर पिरू सिंह शेखावत, इनका क्वेश्चन रीट में आया एक बार, है ना। फिर भी आपको ध्यान में रखना, जो चीजें काम की वो ध्यान में रखना, बाकी मत रखना। मेजर पिरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव में हुआ। तो गांव ध्यान में रखना, जिला ध्यान में रखना, जन्म कब हुआ नहीं ध्यान में रखोगे तो भी चल जाएगा। झुंझुनू जिला बेरी गांव में हुआ था। 1936 में वे 6 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1936 में 6 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। और 1948 में, ये ध्यान रखना काम वाला, 1948 की गर्मियों में कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल, यानी एक दारापरी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? दारापरी पहाड़ी, ऐसा नाम है, दारापरी पहाड़ी है ना। टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया, दारापरी पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। किसने? कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से मिलकर। इस हमले में दुश्मन सेना पहाड़ी पर जमा थी, इस पहाड़ी पर जमा थी दुश्मन सेना। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, और इस पहाड़ी पर कब्जा करने का काम मेजर पिरू सिंह शेखावत आदि को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई मेजर पिरू सिंह शेखावत कर रहे थे। जिनकी अगुवाई, जिनके लीडर कौन थे? मेजर पिरू सिंह शेखावत। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। दारापरी पहाड़ी पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जो मशीन गन चला रही थी दुश्मनों की सेना थी, दुश्मन कौन थे? कबाइली और पाकिस्तानी, ठीक है। तो इन पर कब्जा कर लिया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शहीद हो गए। मेजर पिरू सिंह शेखावत को इस वीरता एवं बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से नवाजा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कि पहले राजस्थानी है ये जिन्हें परमवीर चक्र मिला। फर्स्ट राजस्थानी जिन्हें परमवीर चक्र मिला वो है मेजर पिरू सिंह शेखावत। ठीक है, तो इन्होंने जो टीथवाल, कश्मीर में एक इलाका है टीथवाल, वहां पर पहाड़ी है दारापरी पहाड़ी, इनको छुड़वाया था कबाइलियों और पाकिस्तानियों से। ठीक है, तो इतना ही ध्यान में रखना। इन्होंने पहला परमवीर चक्र मिला, यानी पहले राजस्थानी थे। कब मिला इन्हें? 1948 में ये अवार्ड मिला था। ठीक है, और इनके नाम पर एक करंट की चीज और है, इनके नाम पर अंडमान में है ना, अंडमान निकोबार, वहां पर एक द्वीप का नाम रखा है पिरू द्वीप। क्या नाम रखा? पिरू द्वीप, एक द्वीप का नाम रखा है। और एक युद्धपोत है, वो भी इनके नाम पर रखा है। युद्धपोत का नाम भी पिरू सिंह के नाम पे रखा है। ठीक है साथियों, तो इनके बारे में इतना ही ध्यान में रखना। झुंझुनू जिले बेरी गांव से इनका संबंध है।
टीथवाल पहाड़ी है जम्मू कश्मीर में, वहां पर कबायलियों और पाकिस्तानों ने संयुक्त रूप से हमला किया और उनके कब्जे से एक दारापरी पहाड़ी थी उसको छुड़वाया था मेजर पीरू सिंह शेखावत ने। इनको परमवीर चक्र मिला, वो भी राजस्थान का पहला राजस्थानी है जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। और इनके नाम पर अंडमान में एक द्वीप का नाम रखा और एक युद्ध पोत का नाम भी इनके नाम पर है। अगला है मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह के बारे में देखते हैं। मेजर शैतान सिंह 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह पार्टी एक भारतीय सेना के अधिकारी थे। इनका संबंध जोधपुर से था। पीरू सिंह का झुंझुनू से था। 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई में लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई पर इन्होंने अपनी कंपनी के 20 सैनिकों के साथ 120 सैनिकों के साथ हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, जब तक वे खुद घायल होने के बाद भी अंतिम सैन्य की तरह लड़ते हुए शहीद नहीं हो गए। मतलब लास्ट तक ये लड़ते रहे। कब की बात है? 18 नवंबर 1962 जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। तो रेजा अंगला की पहाड़ी का संबंध किससे? मेजर शैतान सिंह से। रेजा अंगला की पहाड़ी का संबंध किससे? मेजर शैतान सिंह से। ठीक है, उस पहाड़ी पर और लद्दाख में है। ठीक है, तो 120 सैनिक थे। ठीक है, अपनी कंपनी के 120 सैनिकों के साथ हजारों चीनी थे, उनका मुकाबला किया और लास्ट तक लड़ते रहे जब तक खुद शहीद नहीं हो गए। इन्होंने असाधारण साहस के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक तो मेजर पीरू सिंह शेखावत को दिया गया, लेकिन ये दूसरे राजस्थानी है। ठीक है, पहले तो परमवीर चक्र वाले पीरू सिंह है, ये सेकंड राजस्थानी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि पीरू सिंह एक शैतान सिंह है। तो पहले पीरू सिंह, दूसरे शैतान सिंह है। और इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। इनका गाँव बाणासुर है। ठीक है ना, जोधपुर में गाँव है बाणासुर। क्या नाम है गाँव का? बाणासुर। तो इन्हें बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है। तो पूछ लें, बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है? मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद कहा जाता है। और उन्हें 1962 में परमवीर चक्र मिला। कब मिला? 1962 में। और उन्हें कब मिला? उन्हें पीरू सिंह को 1948 में मिला। ठीक है साथियों, तो इनके बारे में यही ध्यान में रखना, इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। इनका संबंध जोधपुर से था और रेजांगला की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। ठीक है, और सेकंड परमवीर चक्र विजेता है ये। अब अगले और लास्ट है सूबेदार चुनाराम फगेड़िया। तो इनका क्वेश्चन तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना कि राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुनाराम को 1948 भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है, अब ये कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान बोर्ड में लग गया है। पहला महावीर चक्र, परमवीर चक्र तो बात हो गई। अब महावीर चक्र पहला किससे मिला? चुनाराम फगड़िया को। ये राजस्थान का पहला महावीर चक्र चुनाराम फगड़िया को मिला है। और इन्हें अशोक चक्र भी मिला। कौन सा? प्रथम श्रेणी का अशोक चक्र भी इन्हें मिला है। अशोक चक्र भी चुनाराम फगड़िया को मिला है। ठीक है, जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में, अब संबंध कहां से है? कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पोस्ट से दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी 2 राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसका नेतृत्व सूबेदार चुनाराम कर रहे थे। इस संघर्ष में वे घायल हो गए, लेकिन इनके अदम्य साहस से पोस्ट को दुश्मनों से आजाद करवा दिया। वे सूबेदार के रूप में सेना से सेवानिवृत्त हुए। सेना के रिकॉर्ड में अजय चुनाराम लिखा गया और ये बाद में सेवानिवृत्त हुए और पहाड़ी को छुड़वा लिया था। तो ये शहीद नहीं हुए थे, लेकिन राजस्थान के पहले महावीर चक्र विजेता है चुनाराम फगेड़िया। ठीक है, और उन्हें सेना के रिकॉर्ड में क्या लिखा गया? अजय चुनाराम। ये भी पूछ लेंगे सेना के रिकॉर्ड में इन्हें क्या लिखा गया? तो अजय चुनाराम इनको सेना के रिकॉर्ड में लिखा गया। इस प्रकार हमने जाना राजस्थान के महान लोक देवता, संतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने राजस्थान की धरा को भक्ति और शौर्य से पावन किया, जो समस्त जीव जगत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है साथियों, तो ये अच्छा लेसन था और इस लेसन से मेरे हिसाब से आपको खूब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है, इन्हें बार बार पढ़ना है और हर बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी इनमें। ठीक है साथियों, तो हम अब एक बार इसके शब्दार्थ देख लें। शौर्य का अर्थ होता है वीरता। पितृक यानी पिता या पूर्वजों से संबंधित जो विरासत में मिला उसे पितृक कहते हैं। कुर्बानी यानी बलिदान। छतरी किसी विशेष व्यक्ति की याद में बना हुआ गुंबदाकार स्मारक या स्थान को छतरी कहते हैं। दीक्षित करना यानी किसी को ज्ञान या शिक्षा देना। संप्रदाय एक निश्चित धार्मिक नियम या क्रमबद्ध सिद्धांत को मानने वाले लोगों का समूह। माधुर्य भाव यानी प्रेम भाव। रिसालेदार या सुबेदार यानी एक प्रकार की उपाधि है। निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करना है। निराकार यानी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करना, उसे ही निराकार कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? अच्छा क्वेश्चन बताओ, तो किसे? बाबू जी को पूजा जाता है। इन्होंने 7 थोरी भाइयों को सहयोग दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रताप सिंह बारठ के पिता का नाम क्या था? केसर सिंह बारठ। चाचा का नाम जोरावर सिंह बारठ। प्रताप सिंह बरेली जेल, केसर सिंह हजारीबाग जेल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो। वो जोरावर सिंह तो और जेल में रहे नहीं, टोड़गढ़ में रखा है, लेकिन ये फरार हो गए। बाद में अमरदास वैरागी के नाम से इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। ठीक है ना। मेजर पीरू सिंह शेखावत को वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान, कौन सा सम्मान? परमवीर चक्र दिया गया। पे से पीरू सिंह, पे से परमवीर चक्र।
ठीक है, पहले भी यही थे, दूसरे शैतान सिंह थे। ठीक है, आगे देखो, बाबा रामदेव जी के पिता एवं माता का नाम। पिता का नाम अजमाल जी। क्या नाम था पिता का नाम? अजमाल जी। और माता का नाम था मेणा दे, माता मेणा दे का लाल। ठीक है, फिर गायों की रक्षा के लिए किसने प्राणों का प्राण न्योछावर कर दिए? न्योछावर सरस्वती में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। एक दो थे गोगा जी। कौन थे? गोगा जी। फिर एक बाबू जी और तेजा जी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। फिर विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचारों का संपादन किया? तो इन्होंने पहले तो राजस्थान केसरी निकाला, राजस्थान केसरी। और फिर इन्होंने निकाला नवीन नवीन राजस्थान। जब इन पर वो बैन लग गया तो इसको ही तरुण राजस्थान नाम दे दिया गया। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने ये लेसन पढ़ा है, उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जब आप एग्जाम दोगे तो मेरी बातें आपको याद आएगी। और मैं आज ही कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आप ये किताबें पढ़ लेना अच्छे से, 6 से 10 तक की किताबें अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान जीके का क्वेश्चन आपके 90% तक कवर हो जाएगा। वैसे मैं 90% कह रहा हूँ, होगा 100%, फिर भी मैं 10% छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ रहती है 70%। और ये किताबें कवर कर रही है आपकी 90%, यानी 20% एक्स्ट्रा ये किताबें कवर कर रही है। तो फिर आपको किस बात की चिंता है? आपको भरोसा करना है इन किताबों पे। और इन किताबों के अलावा मैं एक्स्ट्रा चीजें तो आपको बता ही रहा हूँ भाई, फिर तो 100% हो ही जाती है भाई। मान लो 70% ये किताबें कर रही है, 30% मैं बता देता हूँ, तो हो गया 100%। तो आपका सिलेक्शन इनसे निश्चित हो जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बिना डरे पढ़ना है, और जल्द ही आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।